16 श्रृंगार मेरी किस काम का जब मैं काली दुल्हन हूँ। सत्य मुझे इस रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। मोहिनी जी सुनिए तो सही, रुक जाइए। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है। शोभना जी, आप तो अपनी काली बेटी को हमारे मत्थे मढ़ने वाली थी। कहाँ मेरा बेटा दूध जितना गोरा और कहाँ ही कोयले की खान। री बाबा ना, इतनी काली लड़की नहीं चलेगी। राम राम जी, चल बेटा। इतना कहकर रिश्ते वाले मुंह टेढ़ा करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शकुंतला गुस्से से कंगना को घूरते हुए अपनी भड़ास निकालती है। ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। अरे काली कलूटी, किसकी किस्मत में लिखी है। तू चली क्यों नहीं जाती मेरे घर से। तेरी अपनी माँ तो मर गई और तुझे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गई। किसी को लेकर भाग क्यों नहीं जाती, मेरा पिंड तो छूटे। अपनी माँ की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर कंगना सिसक सिसक कर रोती है। क्यों राम जी, आपने क्यों मुझको इतना काला बनाया। क्यों नहीं देकर भेजा मुझे औरों की तरह रूप रंग। कंगना का रंग काला होने की वजह से वो अक्सर परेशान रहती थी। उसे हमेशा लोगों के ताने सुनने पड़ते थे तो कभी अपनी माँ की कड़वी बातें। रंग काला था पर कंगना का दिल बहुत साफ था, जिसमें किसी के लिए कोई पाप नहीं था। कंगना प्रकृति प्रेमी थी, जिसमें उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत लगाव था। अब वह जब भी दुखी होती तो नदी पर जाकर बैठ जाया करती। अरे ओ कोयला खदान, कहाँ मरने जा रही है। कुछ नहीं, बस नदी पर जा रही हूँ। क्या और ये काली कलूटी नदी पर मटर गश्ती करने जा रही है या फिर किसी के साथ नैन मटक्का मारने जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। हाँ, अब तो टेसुए बहा कर ही दिखाएगी। ये मटका भी संग ले जाओ और भर के ले आना। जी माँ। नदी पर आते ही वो दुखी मन अपने मन को शांत करने के लिए गुनगुनाती है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जैसे ही वह पानी में अपनी शकल देखती है तो आंखों में आंसू लिए दुखी हो जाती है। वही पास में एक राम नाम का लड़का उसे देख रहा था। इस लड़की की आवाज कितनी मीठी है, जैसे कि कोयल गा रही हो। काश कि ये मेरी जीवन साथी होती। राम जैसे ही उसके पास आता है तो कंगना अपना चेहरा छुपा लेती है। जरा सुनिए। जी कहिए। आप बहुत मीठा गाती हैं। मैं सोच रहा था जिसकी आवाज इतनी सुरीली है उसका रूप कितना सुंदर होगा। ये सुन कंगना फिर दुखी हो जाती है। जी मुझे जाना है। सत्यम उसके पीछे पीछे घर तक आता है। अब तो जो भी हो, यही बनेगी मेरी दुल्हन। राम अपने परिवार से शादी की बात करके उसके घर रिश्ता लेकर जाता है। जी कहिए, किससे मिलना है। नमस्ते बहन, दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी भा गई है। हम आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़का तो एकदम दूध बताशे जितना गोरा है, फिर इसने उस बासी रोटी में क्या देख लिया। खैर मेरी तो बला टलेगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। क्या हुआ बहन जी। जी आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, मैं बिटिया को तैयार करके लाती हूँ। अरे ओ काली माई, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेकअप भर भर के करियो समझी, ताकि तेरा ही काला थोबड़ा दूध के जैसे चमचमाए। जी माँ। कुछ देर में कंगना तैयार होकर आ जाती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी आ जाती है। वही दुल्हन बनी खड़ी अपने आप को आईने में देखती है तो 16 श्रृंगार मेरी किस काम का जब मैं काली दुल्हन हूँ। सत्य मुझे इस रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। खुद के काले रंग से नाराज कंगना नदी की तरफ अपनी जान देने आ जाती है तो वहाँ एक चू चू करती एक चिड़िया आती है। क्या बात है प्यारी पंछी, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वह चिड़िया उसे वहाँ से थोड़ी आगे लेकर जाती है, जहाँ पर उसके अंडे एक गरह में पड़े हुए थे।
हे भगवान, इस पंछी के अंडे गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें निकालना होगा। कंगना उन अंडों को निकालकर एक घास का घोंसला बना देती है और अंडे उसमें रख देती है। ये लो, अब तुम इसमें अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है प्यारी पंछी। तभी वो पक्षी एक परी बन जाती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा परी रूप वापस मिला है। दरअसल मुझे एक जादूगर ने पंछी बना दिया था। मैं पिंजरा तोड़कर भाग तो आई, लेकिन उस जादूगर ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया था कि कोई साफ मन वाला इंसान मुझे मुक्त कर सकता था। कहो, लगता है आज तुम्हारी शादी है। हाँ, पर मैं काली दुल्हन हूँ, मुझे कोई क्यों स्वीकारेगा। बोलो प्यारी परी, तुम कितनी सुंदर हो, काश मैं भी होती। तभी वो परी कंगना को अपने जादू से एक सुंदर सा आईना देती है जो बहुत चमक रहा था। ये लो, ये जादुई घास आईना है और इसमें अपने आप को जब भी तुम देखोगी तो तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा। पर याद रखना, कोई भी तुम्हें रूप बदलते देखे नहीं, वरना इस आईने की घास मुरझाते ही तुम्हारा रूप काला हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। कंगना उस आईने में अपनी शकल जैसे ही देखती है तो वो बहुत सुंदर हो जाती है और सुंदर रूप के साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ पर सब उसके रूप की चर्चा हो रही भाई थी। वाह अम्बाला, तुम तो एकदम हूर की परी ढूंढ कर लाई हो। दुल्हन का चेहरा कितना दमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध में से नहा कर आई हो, है ना रुक्मणी? सावा ने सच कहा कहते कि एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत सदके जावा। कंगना की वाह वाह सुनकर उसकी ननद जलने लगती है। सबको बस यही दिखाई दे रही है। कल तक मेरे रूप के चर्चे थे, अब इसका है। कोई तो राज है। यही बात जानने के लिए वो कंगना के आगे पीछे घूमने लगती है। जाओ नई दुल्हन, जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। राम कंगना की खूबसूरती देखकर उससे प्यार भरी बातें करता है। तुम बहुत ही सुंदर हो कंगना, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। चलो अब सो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है कंगना का रूप काला पड़ता जाता है। मेरा रंग काला पड़ रहा है, मुझे जल्दी से आईना देखना होगा। जैसे वह अपनी शकल उस जादुई आईने में देखती है तो उसकी खूबसूरती वापस आ जाती है। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो बहू, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी फुर्सत में बनाया है, एकदम लक्ष्मी का रूप लगती हो। धन्यवाद माँ जी। खाने में क्या बनाना है? जो तुम्हें आता है बना लो नई दुल्हन। नई बहू सबके लिए खाना बनाती है। भाई वाह, नई दुल्हन तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। एकदम लजीज खाना बनाया है। दिलासा, तू भी अपनी भाभी से सीख ले खाना बनाना। मुझे इनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। ननद अपनी भाभी से बहुत जलती थी। ऐसे ही रोज रोज कंगना अपने रूप को सुंदर बना लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी ननद कमरे में जाती है। ये महारानी तो किचन में खाना बना रही है, मुझे पता चल जाएगा कि आखिर अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाती है जो इतनी सुंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तभी कंगना की नजर दीवार पर टंगे आईने पर जाती है। ये आईना कितना चमक रहा है, कहीं इसमें कोई जादू तो नहीं? देखती हूँ। वो उस आईने में अपनी शकल देखती है तो उसे उसमें कुछ खास नजर नहीं आता। फिर वो उसी रात खिड़की से अपनी भाभी पर नजर रखती है। हे भगवान, ये तो कितनी काली है। मेरा शक सही था। मेरी बदसूरती लौटने लगी है, मुझे जल्दी से आईने में देखना होगा। कंगना उठकर अपना रूप आईने में देखती है। घास मुरझाने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा सुंदर रूप क्यों नहीं आ रहा? माँ, पिताजी, भैया, उठो जल्दी सब। क्यों चिल्ला रही है तू दिलासा? माँ तो बड़ा दिन भर नई दुल्हन करती रहती थी ना। देख लो तुम्हारी नई दुल्हन की सच्चाई ये है। हे भगवान, नई दुल्हन तुम काली कैसे हो गई? वो माँ जी, वो ये झूठ क्या बोलेगी, मैं बताती हूँ। कंगना की ननद जलन से पूरे को परिवार सब कुछ बता देती है
जिसके बाद कंगना दुखी मन से सबको कहने लगती है। मैंने आप सबको धोखे में रखा, लेकिन यकीन मानिए मैंने इस घर का कभी बुरा नहीं चाहा। बहू, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तू काली है चाहे गोरी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे लिए मेरे घर की बहू आज भी है और हमेशा रहेगी। कंगना का पूरा परिवार उसको उस काले रंग के साथ अपना लेता है और उसके बाद कंगना को किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान का रंग ही नहीं मन साफ देखा जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? अरे सीता, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं यहाँ पर कई दिनों से अकेला था। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मलिकपुर नाम के गांव में रमेश और सीता काम की तलाश में रहने आए हुए थे, पर उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। सुनिए जी, हमें कितने दिन हो गए आए हुए, अभी तक हमें कोई काम मिल नहीं रहा। ऐसे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो, पर हम करे भी तो क्या कोई हमें काम तो दे ही नहीं रहा, और खुद का कोई काम भी करे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए बनाकर आती हूँ आपके लिए। अब सीता रसोई में आ जाती हैं। घर में राशन थोड़ा ही बचा था। सीता परेशान हो रही थी। तभी उसे एक आवाज आती है। सीता, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सीता चक्कर में पड़ गई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? अरे सीता, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं यहाँ पर कई दिनों से अकेला था। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हम यहाँ काम की तलाश में आए थे, पर हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अब क्या करे? खुद का रोजगार भी करे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम कुछ अपना काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे इस कढ़ाई के बर्तन में तुम जो भी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और डबल हो जाएगा। इससे तुम अपना एक किसी भी चीज का ठेला लगा लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर ध्यान रहे कभी लालच मत करना। अगर लालच करोगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, जादुई कढ़ाई में इसका सदुपयोग करूंगी। सीता अब आकर अपने पति रमेश को सारी बात बताती है, तो रमेश बोलता है। सीता, तुम समोसे बहुत अच्छे बनाती हो। क्यों हम इसी का व्यापार शुरू करें? तुम समोसे बनाना, मैं इनको बेच दूंगा। ऐसे मिलकर दोनों काम कर लेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन से ही सीता उस जादुई कढ़ाई में समोसे बनाने लग जाती है। उसमें एक बार बनाने के बाद सारे समोसे अपने आप डबल हो जाते हैं। उन समोसों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि लोग खींचे चले आ रहे थे। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू! अब मेरे तो मुंह में पानी आ गया। जल्दी से एक प्लेट समोसा दे दो भाई साहब। रमेश उसे समोसा दे देता है। वो व्यक्ति समोसा खाकर बहुत तारीफ करता है। अरे वाह, इतना स्वाद इस समोसे में कि मैं क्या बताऊं। आज से पहले इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं लगा। अब वो व्यक्ति तारीफ करते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में रमेश और सीता के समोसे इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से लोग आने लगते हैं। इससे इनको बहुत मुनाफा होता।
उस गांव में एक व्यक्ति था जो इनकी तरक्की को देखकर बहुत जल रहा था। ये लोग इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं? जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना होगा। एक दिन सीता और रमेश उस जादुई कढ़ाई से बोल रहे थे। धन्यवाद जादुई कढ़ाई, तुमने हमारी बहुत सहायता की है। अगर तुम नहीं मिलते तो हम कभी व्यापार में इतना आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब कुछ वो व्यक्ति छुप कर सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, इस जादुई कढ़ाई की मदद से इन दोनों ने इतनी तरक्की की है। अब मैं इस कढ़ाई को मौका देखकर चुरा कर ले जाऊंगा और इससे अपनी जरूरत की चीजें पूरी करूंगा। ऐसे में बहुत अमीर हो जाऊंगा। अब जैसे ही रात हो जाती है, वो व्यक्ति सीता के घर में आकर वो कढ़ाई चुरा ले जाता है अपने घर और उससे अपनी जरूरत की चीजें मांगने लगता है। हे जादुई कढ़ाई, मुझे बहुत सारा सोना चांदी दे दो। उस जादुई कढ़ाई में एक मटका बाहर आता है। वो गांव का व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उस मटके में हाथ देता है तो उसमें से एक सांप निकल आता है और उस व्यक्ति को डसने के लिए आता है। वो गांव का व्यक्ति डर जाता है। हे जादुई कढ़ाई, मुझे बचाओ। मैं सिर्फ उसी की मदद करता हूँ जो मेहनत करते हैं और लालच नहीं करते। तुमने लालच किया, इसलिए ये उसी का फल है। मुझे माफ कर दो जादुई कढ़ाई, में लालच में आ गया था। अब कभी लालच नहीं करूंगा। अब वो व्यक्ति रमेश के घर आकर वो कढ़ाई लौटा देता है और उनसे माफी मांगता है। क्या मैं भी आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ? हाँ भाई साहब, जरूर। वैसे भी हमारा रोजगार बढ़ गया है, तो हमें भी किसी व्यक्ति की तलाश थी जो हमारे साथ काम कर सके। अब उस जादुई कढ़ाई की मदद से सब लोग मिलकर काम करने लगे और अच्छे पैसे कमाने लगे। जो भी बचत होती उसे आपस में बांट लेते और कुछ ही दिनों में रमेश और सीता ने अपना बड़ा घर ले लिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। सीतापुर नाम के एक गांव में मीना नाम की औरत रहती थी। बीमारी के चलते मीना की मौत हो गई थी। मीना की 5 बेटियां थीं। सीमा बड़ी बेटी थी। बेचारी 5 बेटियां मां की लाश के पास बैठकर रोए जा रही थीं। अब उनके दुख का हाल पूछने वाला कोई नहीं था। अब वे सब अनाथ हो गई थीं। माँ उठो ना। दीदी, माँ उठती क्यों नहीं? माँ 5 बहनों को छोड़कर जा चुकी है पिंकी। 5 बहनों ने अपनी मां की चिता को आग दी। बड़ा ही अजीब नजारा था। इस कड़कड़ाती ठंड में मां की चिता ने गर्मी का एहसास करा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। छोटी गुड़िया रोने लगी। मालू जल्दी से आकर गुड़िया को चुप कराने लगी। दीदी, लगता है मुनिया को जोर की भूख लगी है, वो बस रोई जा रही है। जानती हूँ मगर मुनिया को पिलाने के लिए घर में दूध भी नहीं और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तभी सीमा रसोई में जाकर राशन का डिब्बा देखती है जिसमें उसे थोड़ा सा चावल मिलता है। एक काम करती हूँ, इसका गीले चावल बनाकर सबको खिला देती हूँ। कम से कम इससे मेरी भूखी बहनों के पेट में कुछ तो जाएगा। सीमा अब उन चावलों को चूल्हे के धुएं में बनाने लगती है। चारों बहनें भूख से अपनी बहन को देखने लगती है। देखो, चावल बन गया मेरी बहनों, आओ खाते हैं। सबको भूख इतनी थी कि सब बड़े चाव से खाने लगे। सीमा गुड़िया को भी खिलाने लगी। सब खाना खाकर बैठे थे कि तभी दीदी, लगता है किसी के घर गाजर का हलवा बन रहा है। याद है माँ हमारे लिए ठंड में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी? हाँ पिंकी, याद है। मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है।
अब पांचों बहनें सो जाती हैं। जब आधी रात हो जाती है तब अचानक से बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों जैसे ही उठकर बाहर आती है, उनका घर ढह गया। बेचारी पांचों बहनें सड़क पर आ गई। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। सड़क पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और ऊपर से ठंडी हवा। सीमा को आगे एक कूड़े का पाइप लाइन दिखा। सीमा वहां पर जाकर रुक गई। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बहनें उस रात उस पाइपलाइन में ही रात बिताती हैं। अगले दिन सुबह सीमा काम की तलाश में निकल जाती है। छोटी बच्ची होने के चक्कर से उसे कोई काम नहीं देता। दुखी होकर सीमा घर वापस लौट रही थी। तभी उसे एक टहरी पर गाजर का हलवा बिकता हुआ दिखाई दिया। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं? मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी सीमा को कुछ लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये देख उसे अपनी भूखी बहनों की याद आती है। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। ढाबे वाला सीमा पर दया खाकर रोटी दे देता है। सीमा वो रोटी अपनी बहनों के लिए लेकर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। सीमा रोटी देकर जाने लगती है। तभी वो बुढ़िया परी बन जाती हैं। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपने जादू से लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है। तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना? इसे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी, ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। सीमा अपनी बहनों के पास आकर सारी बातें बताती है। अगले दिन सवेरे पांचों बहनें गाजर का हलवा बनाकर सड़क पर आकर गोरी सबको आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग खींचे चले आ रहे थे। भाई, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की। एक प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक गाजर का हलवा छकते हैं, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिस वजह से भाई वाह, तुम बच्चों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ का नाम लेते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। राधा की ये बातें सुनकर ग्राहक का दिल भर आया और उनके सर पर हाथ फेरते हुए, बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। ये लो तुम्हारे पैसे। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राहक आ जाता है, जिसने गर्म कपड़े पहने हुए थे और बेचारी बहनें ठंड से कांप रही थीं। अरे जरा एक प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर का हलवा उसे इतना पसंद आया कि उसने 2 प्लेट खा ली। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहनें, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। राधा बोलती है, दीदी, आप तो ये ठंड सही नहीं जाती। दीदी माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी।
अब ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। वो अनाथ उस कपकपाती ठंड में हलवा बेचती है और कुछ रूखा सूखा खाकर सो जाती। ऐसे ही कुछ दिन में पैसे जोड़कर अपनी बहनों को स्वेटर दिला देती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो धीरे धीरे उन बहनों का गाजर का हलवा इतना फेमस हो गया था कि भीड़ लगने लगी थी। दीदी, ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। ऐसे ही कुछ ही दिनों में सीमा के गाजर के हलवे से अच्छी बिक्री होने लगी, जिसके चलते सीमा ने अपनी बहनों के लिए एक घर देख लिया और वहां रहने लगी। दीदी, इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ, अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी सीमा बोलती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा मिलकर खुशी खुशी खाने लगती है। तभी गुड़िया भी बोलती है, आता है। दीदी देखो, मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ, ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन के बाद से सीमा अपनी बहनों को बहुत खुश रखती है और उनको स्कूल में पढ़ाती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है